हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे और यह फंडामेंटल राइट्स में हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग राइट टू फ्रीडम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो 19 से लेकर 22 तक हैं, 19 टू 22, जिसमें जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। 6 ऐसे राइट हैं जिसको आर्टिकल 9 प्रोटेक्ट करता है। और ये जो 6 राइट हैं ये किसको अवेलेबल हैं? सभी सिटीजन्स को। तो ध्यान रखिएगा कि ये राइट्स फॉरेनर्स को, जो फॉरेनर्स होते हैं उनको अवेलेबल नहीं है। तो आर्टिकल 9 के अंदर जो 6 राइट प्रोटेक्ट किए गए हैं वो सभी राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। और इसमें हमारा जो पहला है, 6 राइट्स में से जो पहला राइट है वह है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहला राइट क्या है हमारा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा आप लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप स्पीच दे सकते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपने व्यूज दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी मैटर पे, अपने बिलीफ को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम किस चीज़ को मानते हैं, किस चीज़ को नहीं मानते हैं। और यह सभी चीज़ें, अपना व्यू देना हो, अपना ओपिनियन देना हो या अपने बिलीफ को डिक्लेयर करना हो, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप बोल कर सकते हैं, या राइटिंग में कर सकते हैं, या कहीं पर प्रिंट करवा सकते हैं, या पिक्चर के माध्यम से करवा सकते हैं, या कोई भी दूसरे मेथड से आप कर सकते हैं। तो मतलब आप अपने व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं राइटिंग, बोलकर, प्रिंटिंग के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, या इवन किसी और तरीके से। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का पार्ट है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। जैसे एक आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो प्रेस जो है, प्रेस का जो फ्रीडम की बात करती है, प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात करती है, यह भी आर्टिकल 19 में ही है और यह आर्टिकल 19A में दिया गया है। ठीक है। इसी तरह जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसको कोई टैप नहीं कर सकता है। आपकी सहमति के बगैर आपके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को कोई भी टैप नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ खास केस में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ऐसा कर सकती है, वो एक्सेप्शन में आता है। तो राइट अगेंस्ट टेलीफोनिक टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी इसके अंदर है। राइट अगेंस्ट बंद, जो बंद डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके अगेंस्ट भी आपको राइट है। मतलब अगर बंद के कारण आपको परेशानी हो रही है तो इसका अगेंस्ट भी आपको राइट है। आप उसको बंद को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वैसे भी बंद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अगर आपके राइट प्रभावित हो रहे हैं तो उस केस में आप अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह जो राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी जब कभी भी पूछा जाए तो यह आर्टिकल 19 का पार्ट है, ना कि 21 का। कई बार इसमें कन्फ्यूजन यह होता है कि यह आर्टिकल 19 में आएगा या आर्टिकल 21 में। तो ध्यान रखिएगा, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात आएगी वह आर्टिकल 19 का पार्ट है। इसी तरह राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन, आप धरना दे सकते हैं, आप पिकेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्राइक जो है, राइट टू स्ट्राइक आपको नहीं है। आपको राइट किस चीज़ की है? डेमोन्स्ट्रेशन की, आप कीजिए प्रदर्शन। पिकेटिंग की, आप धरना दे सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो राइट्स हैं ये आर्टिकल 19(1) का पार्ट है, आर्टिकल 19(1) का पार्ट है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19(1)A का पार्ट है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, खास करके जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के जो जानने का अधिकार है, नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, इसको ध्यान रखिएगा कि यह आर्टिकल 19 का पार्ट है। अब ये सारे राइट हैं आपके स्पीच और एक्सप्रेशन से रिलेटेड, लेकिन ये क्वांटिफायर है, मतलब इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन जब कभी भी स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी उसका ग्राउंड क्या होगा? तो कुछ ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और उसमें सबसे पहला है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आपके व्यूज, ओपिनियन से देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी खतरे में पड़ती है तो उस केस में आपको यह अधिकार नहीं होगा।
इसी तरह सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब देश की सुरक्षा अगर खतरे में आती है तब भी आपको अधिकार नहीं होगा। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, किसी देश के साथ आपके व्यूज या आपके ओपिनियन की वजह से रिलेशन खराब होता है तो उस केस में भी आपको यह अधिकार नहीं होगा। इसी तरह आपके स्पीच से अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, जैसे आप कोई स्पीच दे दी और पता चला उसके बाद वहाँ दंगा भड़क गया या वहाँ पे क्लैश हो गया, कम्युनल क्लैश हो सकता है या किसी भी तरह का जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो इस केस में आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा। इसी तरह मोरालिटी के ग्राउंड पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होता है, आप कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और उसके अगेंस्ट आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है, मानहानि हो रहा है, तो इस केस में भी आपको आर्टिकल 19(1) के तहत जो अधिकार हैं वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह डिफेमेशन के केस में नहीं मिलेगा। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब आपके स्पीच से, आपके व्यूज से, आपके ओपिनियन से अगर कुछ ऐसा होता है कि कहीं कोई 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 क्राइम करने के लिए चले जाए, तो इस केस में भी अगर किसी को आप उकसा रहे हैं कुछ क्राइम करने के लिए या सुसाइड करने के लिए या कुछ भी इस तरह का, तो उस केस में भी आपके इस राइट को स्टेट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। हाँ, जहाँ तक बात आएगी कि रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो यह कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स हैं उसमें यह पहला था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला है पीसफुल असेंबली, आप असेंबल होइए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। दूसरा, बिना आर्म्स के, आपके पास आर्म्स नहीं होना चाहिए। तो पीसफुल असेंबली मतलब आप मीटिंग कर सकते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब आप मीटिंग कीजिए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप जुलूस निकालिए, सब कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास पहली बात यह है कि आर्म्स नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, आपकी ये जो भी एक्टिविटीज़ है यह शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। लेकिन कभी भी आपको राइट टू स्ट्राइक नहीं है, यह राइट आपको नहीं है। तो आर्टिकल 19 के अंदर आपको पीसफुल असेंबली का अधिकार है, वो भी बिना आर्म्स के, लेकिन अगर आप स्ट्राइक करने जाते हैं तो यह अधिकार आपको नहीं है। इस पर भी जो पीसफुल असेंबली है उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और वो किस बेसिस पे, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी। अगर मान लीजिए कोई वायरस का, जैसे कोरोना में हम लोग देख रहे थे कि कोविड महामारी में वायरस फैल रहा था, अब उस केस में कोई मीटिंग करने चला जाए, डेमोन्स्ट्रेशन करे, प्रोसेसन निकाले, तो उस केस में क्या होगा कि पब्लिक गैदरिंग होगी, तो लोगों की जो हेल्थ है उस पर खतरा होगा, लोगों की जान सेफ्टी पे खतरा होगा, लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। तो इस सब बेसिस पे सरकार आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसी तरह सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बेसिस पे पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो रहा है आपके डेमोन्स्ट्रेशन से, प्रोसेसन से, पब्लिक मीटिंग से, तो इस केस में भी सरकार आपको परमिशन नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आपको राइट है कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी आप यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप बना सकते हैं। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया। अब जैसे एसोसिएशन के अंदर, इसी पार्ट के अंदर जैसे पॉलिटिकल पार्टियां बनती है, कंपनीज बनते हैं, सोसाइटीज़ बनते हैं, क्लब्स बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, ट्रेड यूनियंस बनते हैं, तो आपको अधिकार है, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, कंपनी बनाइए, सोसाइटी बनाइए, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, आप कुछ भी बनाइए, आपको राइट है। लेकिन इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। बेसिस क्या होगा, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप कोई ऐसा एसोसिएशन बना लिए या ऐसा कोई यूनियन बना लिए जो देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रहा है, इंटीग्रिटी के खिलाफ काम कर रहा है, तो आपको यह राइट नहीं मिलेगा। पब्लिक ऑर्डर, आप एक ऐसा एसोसिएशन बना लिए जो पब्लिक में आउटरेज क्रिएट कर रहा है, सोसाइटी में हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको यह अधिकार नहीं होगा। इसी तरह मोरालिटी के ग्राउंड पे कोई ऐसा एसोसिएशन जो मोरली गलत है, तो उस केस में भी आपको यह राइट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 19 के अंदर ही चौथा जो राइट है वह है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला, मूव फ्रीली, मतलब आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी सरकार, आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं।
आपको ऐसा राइट है, लेकिन कहाँ? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब सरकार गारंटी देती है कि आप देश के अंदर, भारत देश के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर जो फॉरेन विजिट है, फॉरेन जाने का हो, फॉरेन चाहे जाना हो चाहे आना हो फॉरेन से, इसकी गारंटी सरकार आर्टिकल 19 के अंदर नहीं देती है। ठीक है, तो सरकार आर्टिकल 19 के अंदर फ्री मूवमेंट की गारंटी वहीं तक देती है जहां तक कि टेरिटरी ऑफ इंडिया है, मतलब भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये राइट आपको है। लेकिन यहाँ भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। ग्राउंड क्या होगा? तो एक तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। मतलब आप फ्रीली मूव कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके मूवमेंट से किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, जैसे उनके जो कल्चर होते हैं, उनके जो लैंग्वेज होते हैं, उसके जो कस्टम्स होते हैं, ये यूनिक हैं, साथ ही साथ ट्राइबल एरियाज में उनकी प्रॉपर्टीज़ है और प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड उनके कुछ कस्टम्स चलते हैं, कुछ उसके अपने नियम हैं। तो इससे अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है, अगर किसी भी ट्राइबल का कल्चर डिस्टर्ब हो रहा है, लैंग्वेज डिस्टर्ब हो रहा है, कस्टम्स डिस्टर्ब हो रहा है, या उसकी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं रहने वाली है, तो इस केस में सरकार आपको वहाँ मूव करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो मतलब दो ही ग्राउंड है, एक तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इंटरेस्ट। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो फ्री मूवमेंट है उसको मेनली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक चलता है इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट। तो ये इनर लाइन परमिट भी जो नॉर्थ ईस्ट के शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके ही सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। इसी तरह अंडमान एंड निकोबार में कई सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर कि फॉरेनर्स को जाने का अलाउ नहीं है, इवन जो सिटीजन्स हैं उनको भी जाना अलाउड नहीं है। तो ये सभी रीजन जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, मतलब आप देश में कहीं भी फ्रीली रिसाइड कर सकते हैं, मतलब आप कहीं भी रह सकते हैं, चाहे आप टेम्पररी रहना चाहें, चाहे आप टेम्पररी रहना चाहें, चाहे आप परमानेंट रहना चाहें, आप देश में कहीं भी टेम्पररी या परमानेंट रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है आपके ऊपर, वो ये है कि अगर वहाँ के जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इससे अफेक्टेड होता है आपके वहाँ रहने से, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इंटरेस्ट अफेक्टेड होता है, उनकी जो कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम्स है, प्रॉपर्टीज है, वो अफेक्ट होती है, तो सरकार आपको इस राइट के लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। आगे है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 अधिकार हैं उसमें ये लास्ट है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो मतलब कुल ये है कि आप जो भी प्रोफेशन चाहें अपनी जीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए आपको जो प्रोफेशन पसंद आता है आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। आप ट्रेड कर सकते हैं कोई भी, आप बिजनेस कर सकते हैं कोई भी, आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई शॉप चलाइए, आप किसी भी अदर जो भी आपको ठीक लगता है अपने लाइवलीहुड के लिए आप उसमें इंगेज रहिए। एग्रीकल्चर करना है एग्रीकल्चर कीजिए, शॉप चलाना है शॉप चलाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो कीजिए, किसी कंपनी में काम करना है वो कीजिए, सब आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इस पर भी, और उसमें क्या है कि सबसे पहला तो यही है कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट, अगर आपके प्रोफेशन से जनरल पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है तो आपको यह राइट नहीं होगा। दूसरा, ऐसा कई सारे एक्टिविटी हैं जो कि इमोरल है, नैतिक तौर पर गलत है, इमोरल एक्टिविटीज है। जैसे अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग करने लगे, वुमेन ट्रैफिकिंग करने लगे, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग कोई करने लगा, तो ये सारे के सारे, या आर्म्स ट्रैफिकिंग करने लगा, तो ये सभी के सभी इमोरल ऑक्यूपेशन है। और इमोरल ऑक्यूपेशन के ग्राउंड पे सरकार इस राइट को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स थे उसके बारे में हम लोग पढ़े। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन दिया गया है किसके लिए? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई ऑफेंस किया है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है,
तो उस केस में उसको किस प्रकार का राइट मिलेगा कन्विक्शन में। मतलब अब किसी ने जुर्म किया है उसको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन सज़ा मिलने में भी कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है कि किस तरह से सज़ा मिलेगी, कितना सज़ा मिलेगा किसी को। तो इसके लिए आर्टिकल 20 में जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 20 है यह सिटीजन को भी अवेलेबल है, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है और लीगल पर्सन को भी अवेलेबल है। लेकिन जहाँ तक हम आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे, यह किसको अवेलेबल था? सिटीजन्स को, सिटीजन को सिर्फ अवेलेबल था। जबकि आर्टिकल 20 में हम कह रहे हैं कि सिटीजन को भी अवेलेबल है, फॉरेनर को भी अवेलेबल है और लीगल पर्सन को भी अवेलेबल है। तो जो प्रोटेक्शन है कन्विक्शन के मैटर में, अब क्राइम किया है, कन्विक्शन तो होगा, सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? तो इसके लिए 3 प्रोविज़न किए गए हैं। कितने प्रोविज़न किए गए हैं? 3 प्रोविज़न, जिसमें सबसे पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा उस समय जो लॉ होगी उसी के बेसिस पर मिलेगा। अगर कोई लॉ जिस समय क्राइम हुआ है उसके बाद बनाया गया है तो उसके बेसिस पर उसे सज़ा नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी ने कोई क्राइम 2020 में किया तो सज़ा, और कोई ऐसा कानून है उसी क्राइम से संबंधित जो 2021 में आया है, तो उसको सज़ा 2021 के लॉ के बेसिस पर नहीं मिलेगा। उसे जो सज़ा मिलेगी वह 2020 के लॉ के बेसिस पर ही मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो पहला प्रोविज़न है तो कन्विक्शन होगा, सज़ा मिलेगी किस बेसिस पे? एज पर लॉ इन फोर्स, एज पर लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब जब क्राइम किया गया, जब क्राइम हुई उस समय जो लॉ फोर्स में थे उसी बेसिस पे सज़ा मिलेगी। ये तो पहला प्रोविज़न है। दूसरा, पेनल्टी कितना मिलेगा? सज़ा तो मिलेगी उस लॉ के बेसिस पे, लेकिन सज़ा मिलेगी कितना? तो पेनल्टी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। अब कई बार यह है कि जैसे कोई कानून 2020 में आया और उस समय सज़ा का प्रावधान था मान लीजिए 1 साल कि 1 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन 2021 में जाके सज़ा बढ़ा के कर दिया गया 2 साल, और किसी ने क्राइम 2020 में ही किया है। तो पहला तो यही था कि इस समय चूंकि यह कानून था तो इसी बेसिस पर सज़ा मिलेगी, इसी कानून के अनुसार। दूसरा यह भी होगा कि इसको जो सज़ा मिलेगा वो 1 साल का ही मिलेगा, ना कि 2 साल का। क्यों 2 साल? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने जो क्राइम किया था जिसके लिए उसे सज़ा दी जा रही है वह उसने 2020 में ही किया था, ना कि 2021 में। तो ध्यान रखिए कि जो कानून क्राइम करने के समय लागू था देश में उसी कानून के बेसिस पर उसको कन्विक्ट किया जाएगा। और दूसरा, पेनल्टी उतना ही होगा जितना उस कानून में उस समय दिया हुआ था जब उसने क्राइम किया था। ठीक है, एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि यह जो प्रोविज़न है, यह जो प्रोटेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर में लागू होता है। यह इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो प्रोविज़न है, जो यह प्रोटेक्शन दिया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर में लागू होगा, सिविल मैटर में यह लागू नहीं होगा। दूसरा क्या है कि नो डबल जियोपार्डी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक क्राइम के लिए, किसी एक ऑफेंस के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। तो अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट भी सिर्फ एक बार मिलेगी। पनिशमेंट उसको कितनी बार मिलेगी? सिर्फ एक बार। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी ने एक बार कोई क्राइम किया और उसको 2 बार सज़ा दे दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो तीसरा प्रोविजन, इसमें 3 प्रोविजन थे। पहला देख लिए नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा नो डबल जियोपार्डी, और तीसरा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब क्या हुआ? खुद के खिलाफ आपको विटनेस बनने के लिए, गवाह बनने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब आपको खुद के खिलाफ, विटनेस अगेंस्ट सेल्फ, मतलब अपने खिलाफ ही विटनेस आपको बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सरकार कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है कि आपको खुद के खिलाफ ही विटनेस बनने के लिए बाध्य करे। तो हमने इसमें देखा कि जो 3 प्रोविजंस थे वो तीनों प्रोविज़न हमने यहाँ पर देख लिया। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि आपको अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए, विटनेस बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन आपसे थंब इम्प्रेशन लिया जा सकता है,
आपसे स्पेसिमेन सिग्नेचर लिया जा सकता है और आपके ब्लड का स्पेसिमेन लिया जा सकता है, क्योंकि ये सभी जो थंब इम्प्रेशन हो, चाहे स्पेसिमेन सिग्नेचर हो या ब्लड स्पेसिमेन हो, ये सब के सब केस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए इन चीज़ों के लिए ना तो आप मना कर सकते हैं, और अगर आप मना करते भी हैं तो आपसे ये लिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आर्टिकल 21। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार हर एग्जाम में लगभग इसके बारे में पूछेगा। जो आर्टिकल 21 है यह सभी पर्सन को अवेलेबल है, सिटीजन को भी, फॉरेनर्स को भी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 21 लीगल पर्सन को अवेलेबल नहीं है। किसको अवेलेबल है? सिटीजन को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल है, लेकिन लीगल पर्सन को अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 19 सभी को अवेलेबल नहीं थे, ये भी किसको सिर्फ अवेलेबल थे? ओनली सिटीजन ओनली। आर्टिकल 20 सभी को अवेलेबल थे, चाहे सिटीजन हो, फॉरेनर्स हो या लीगल पर्सन हो, सबको अवेलेबल थे। और आर्टिकल 21 सिटीजन्स और फॉरेनर्स को अवेलेबल है, ना कि लीगल पर्सन को। अब इसमें क्या है? इसमें है कि स्टेट जो है किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं कर सकती है। किससे? लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब स्टेट किसी भी पर्सन को, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो, उसको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकती है नॉर्मल केस में। लेकिन अगर प्रोसीजर किसी लॉ के थ्रू कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया हुआ है तो कर सकती है। मतलब क्या हुआ कि स्टेट जो है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से किसी को भी डिप्राइव नहीं करेगी, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो, नॉर्मल केस में नहीं करेगी। लेकिन जब बात आए कि कोई लॉ ऐसा प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर रही है जिसके थ्रू स्टेट को ऐसा पावर दिया गया है कि स्टेट ऐसा कर सकती है, तो क्या ये होगा? तो बिल्कुल होगा, उस केस में यह हो सकता है। क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब लॉ में अगर कोई भी प्रोसीजर है तो सही है, फिर लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, फिर उस लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि वो लॉ जो है वो रीजनेबल है, फेयर है या नहीं है। मतलब जो लॉ बनाया गया है वो सही है, गलत है, इसमें हम जा ही नहीं रहे हैं। प्रोसीजर है तो आपको कर सकती है, प्रोसीजर अगर नहीं है लॉ के अंदर तो नहीं कर सकती है। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे हमने कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी लॉ में प्रोसीजर एस्टेब्लिश है तो भी लॉ को सबसे पहले देखा जाता है कि जो लॉ है वो क्या फेयर है या वो लॉ रीजनेबल है। अगर लॉ ही फेयर नहीं है, लॉ ही सही नहीं है, तो क्या उसका प्रोसीजर सही माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यही देखा जाता है कि अगर लॉ सही नहीं है तो उसका प्रोसीजर भी सही नहीं है, और उस केस में किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से हम डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चलता है। अब इसमें क्या है कि ऐसे कई सारे लॉ थे जिसके बेसिस पर लोगों को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से गवर्नमेंट डिप्राइव कर रही थी अलग अलग जगह पर। तो फिर इस पर केस होता है, और केस होता है उसमें सबसे पहला केस आता है गोपालन केस 1950 का। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 21 के अंदर वह अवेलेबल है सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट, ना कि आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रही है प्रोटेक्शन नहीं होगा किस केस में? अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है। प्रोसीजर क्या है? एस्टेब्लिश्ड है, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। तो अगर कोई लॉ बना दिया गया है, अगर पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बना दिया है जिसमें प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर जो तरीके हैं किसी के भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव करने के, अगर तरीके बताए गए हैं उस लॉ के अंदर, तो आपको ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोपालन केस में।
उसने ये कहा कि चूंकि लॉ में प्रोसीजर है तो आपको नहीं मिलेगा, तो मतलब लेजिस्लेटिव के खिलाफ आपको ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। लेजिस्लेटिव जब चाहे आपके ऐसा लॉ बना देगी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश हो जाएगा और आपका यह अधिकार छीन लिया जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आपको यह अधिकार है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लॉ बना नहीं सकती है। एग्जीक्यूटिव का काम लॉ को इन्फोर्स करना है, और अगर लॉ है ही नहीं तो एग्जीक्यूटिव उसको अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ के नहीं कर सकती है कि किसी को अरेस्ट कर लिए, किसी को डिटेन कर लिए, कुछ भी सज़ा दे दिए, किसी को कुछ भी सज़ा दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता था। तो लेजिस्लेचर के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में कहा। लेकिन इसी जजमेंट को फिर से चैलेंज किया गया मेनका केस 1978 के माध्यम से। जब 1978 में मेनका केस आता है, मेनका गांधी केस, उस समय फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट है किसी भी पर्सन का, उसको डिप्राइव कर सकते हैं अगर कोई लॉ प्रोसीजर इस्टेब्लिश करता है, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि लॉ रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, वह एक तरह से आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, प्रोसीजर है, आप डिप्राइव कर सकते हैं, लेकिन जिस लॉ के थ्रू आपने ये प्रोसीजर डिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब किया है, क्या वह लॉ रीजनेबल है, क्या वह लॉ सही है? मतलब यहाँ पर प्रोसीजर नहीं, लॉ क्वेश्चन में आ गया। लॉ किस में आ गया? क्वेश्चन में। अगर लॉ ही क्वेश्चन में आ गया तो फिर उसके प्रोसीजर की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए अगर लॉ सही नहीं है तो आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मेनका केस के बाद एक तरह से जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसकी जगह पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट हमारे देश में भी आ गया। और आर्टिकल 21 के थ्रू जो आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो भी राइट है सिटीजन्स और फॉरेनर्स को, उसको डिप्राइव करने के लिए लॉ को भी फेयर होना पड़ेगा, रीजनेबल होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब राइट टू लाइफ की बात हम कर रहे हैं, तो राइट टू लाइफ से मतलब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डिफाइन किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होगा या सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं होगी। मतलब कोई बस जिंदा है, कोई बस मिनिमम के साथ जी रहा है, या जैसे कोई भी जानवर रहते हैं उस तरह से कोई रह रहा है, यह राइट टू लाइफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब होगा कोई भी व्यक्ति जो जिंदा है वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ जिंदा है, साथ ही साथ वो सारे एस्पेक्ट जो किसी के भी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है वो सभी उसको मिलना चाहिए। तो मतलब राइट टू लाइफ सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, इसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी आएगी। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो किसी भी व्यक्ति के लाइफ को मीनिंगफुल, कंप्लीट और वर्थ लिविंग बनाने के लिए ज़रूरी है, वो सभी उसको मिलना चाहिए। और इसी से आता है कि जैसे क्लीन इन्वायरमेंट, इसी से क्या आता है? क्लीन इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, प्राइवेसी, शेल्टर, लाइवलीहुड, ये सभी यहीं से आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को के लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, कंप्लीट बनाना है या ज़िंदगी जीने लायक बनाना है, तो क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए उसको, शेल्टर चाहिए उसको, लाइवलीहुड चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आर्टिकल 21 के थ्रू ही आते हैं। दूसरा, इसी में बात ये भी हुई थी कि पर्सनल लिबर्टी, तो पर्सनल लिबर्टी में क्या आएगा? तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर कई सारे राइट्स आते हैं। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी का ऐसा नहीं मतलब है कि सिर्फ उसकी अपनी लिबर्टी, इसके अंदर और भी कई सारे राइट्स आते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि राइट टू लाइफ को जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया वो ये है कि इसका मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है या सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी है, मीनिंगफुल लाइफ है, कंप्लीट लाइफ है और वर्थ लिविंग लाइफ है। ठीक है, अब जैसा हमने यहाँ पे देखा था उसी तरह से कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, ऐसे राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के बेसिस पर
सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के बेसिस पर आर्टिकल 21 के पार्ट्स बने हैं। ठीक है, उसको देख लीजिए। हमने पहले ही कहा राइट किसका, डिसेंट इन्वायरमेंट का, अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसी में आ जाएगा हमारा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो पॉल्यूशन फ्री मतलब पॉल्यूशन फ्री वाटर, पॉल्यूशन फ्री एयर, पॉल्यूशन फ्री लैंड, ये सारे इसी में आते हैं। इसी तरह राइट टू लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, फ्री एजुकेशन 14 ईयर्स तक, फ्री लीगल एड, अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, बॉन्डेड लेबर, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फैमिली पेंशन, ये सभी आर्टिकल 21 के ही पार्ट हैं। ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 21A। इसमें है राइट टू एजुकेशन। ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्टिकल 21A नहीं था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह नहीं था। इसको कब शामिल किया गया? 2002 में, जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया उन सभी बच्चों को जो 6 से 14 ईयर्स एज के हैं। कब, कहाँ से कहाँ तक? जो 6 से 14 ईयर्स एज के जितने भी बच्चे हैं उसके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का व्यवस्था किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो 6 to 14 ईयर्स की ये एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही दी गई है। अगर कोई यह कहता है कि हायर एजुकेशन, तो जी नहीं मिलेगी, इसके लिए गारंटी नहीं मिलता है। जो गारंटी दी गई है, जो राइट्स दिया गया है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए दिया गया है। और इसी के बेसिस पे 2009 में सरकार ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट मतलब RTE एक्ट पास किया पार्लियामेंट के थ्रू। तो जो आर्टिकल 21 है ए है, उसी के प्रोविज़न को इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ने RTE एक्ट 2009 इसके अंदर पास किया। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में दिया गया है प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट? अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट। मतलब गवर्नमेंट कभी भी आपको मनमाने तरीके से ना तो अरेस्ट कर सकती है ना ही डिटेंशन में रख सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली इसके लिए आर्टिकल 22 के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अब जब बात कर रहे हैं हम अरेस्ट और डिटेंशन की, तो सबसे पहले यह देखते हैं कि डिटेंशन कितने तरह का होता है। तो डिटेंशन होता है दो तरह का, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि क्राइम पहले हुई और जो कन्विक्शन है या जो अरेस्ट डिटेंशन है, जो कन्विक्शन है या जो अरेस्ट है या जो डिटेंशन है यह बाद में हुई। तो क्राइम पहले हुआ, कन्विक्शन, अरेस्ट या डिटेंशन बाद में हुआ। लेकिन जब हम प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है? डिटेंशन पहले हुई थी, डिटेंशन पहले होती है और डिटेंशन पहले होती है, क्राइम होती ही नहीं है। इसका पर्पस ही यही है कि क्राइम को रोकना। देखते हैं अब हम लोग। तो प्यूनिटिव डिटेंशन का क्या मतलब हुआ कि अब प्यूनिटिव डिटेंशन में हमने कहा कि क्राइम पहले हुई, तो क्राइम जब हुई है तो इसके लिए ही सज़ा देना है किसी को। तो यह पनिशमेंट है एक ऑफेंस के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है। और जब पनिशमेंट देंगे तो क्या मनमाने तरीके से दे सकते हैं? नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रायल होगा कोर्ट में। ट्रायल होगा कहाँ पर? कोर्ट में। और फिर कन्विक्शन होगा, मतलब कोर्ट में ट्रायल और कन्विक्शन के बाद उसे सज़ा मिलेगी। तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया। क्राइम हुआ, फिर कोर्ट में ट्रायल होगा, कन्विक्शन होगा और उससे सज़ा मिलेगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होगा? चूँकि यहाँ पर क्राइम हुआ ही नहीं है, पहले तो डिटेंशन ही हो रहा है, तो इसमें क्या है कि जब पहले ही डिटेंशन हो रहा है तो ट्रायल और कन्विक्शन नहीं होगा। तो यह कोर्ट में बिना किसी ट्रायल और कन्विक्शन के यह डिटेंशन है। तो ऐसा डिटेंशन क्यों करते हैं हम? तो उसको कोई भी क्राइम करने से रोकने के लिए, कोई भी ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए। तो अगर उसको डिटेंशन में हम पहले ही ले लिए तो क्राइम तो होगा ही नहीं, बस एक शक था कि वह ऐसा कर सकता है। तो चूंकि ऐसा कर सकता है, ऐसा शक है और जस्टिफाइड ग्राउंड है कि हाँ ऐसा वो कर सकता है, तो उस केस में उसको अरेस्ट कर सकती है एजेंसी, डिटेन कर सकती है। और इसलिए यह जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है। अब ये तो हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर कोई प्यूनिटिव डिटेंशन में अरेस्ट होता है, अगर कोई प्यूनिटिव डिटेंशन में अरेस्ट होता है तो उसका क्या अधिकार होगा।
तो अरेस्ट किया गया है किस में? ऑर्डिनरी लॉ के अंदर, जो देश में लॉ चलते हैं उसके अंदर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको क्या क्या अधिकार होंगे? तो सबसे पहला अधिकार यह होगा कि उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा अरेस्ट का, जो अरेस्ट का ग्राउंड है वह उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, उसको लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने देना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले अगर किसी को आपने अरेस्ट किया है तो आपको उसको ग्राउंड बताइए कि आपने उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है। दूसरा, उसको लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने दीजिए ताकि वह उसे डिफेंड कर सके। तीसरा, 24 घंटे के अंदर आपको उसको किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। और ध्यान रखिएगा इसमें जर्नी टाइम इंक्लूडेड है, जर्नी टाइम जो है इंक्लूडेड है। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। और अगर मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं कर पाए या मजिस्ट्रेट ने फर्दर आपको डिटेन करने के लिए ऑथराइज नहीं किया है तो उसको 24 घंटे के बाद आपको रिलीज करना पड़ेगा। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर दिया, अगर ऑथराइज कर दिया तो आप फिर उसको फर्दर रख सकते हैं, फर्दर जो है आप उसको डिटेंशन में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने नहीं किया है तो नहीं रख सकते हैं। तो पर्सन का क्या राइट होगा? पहला, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताइए। दूसरा, डिफेंड होने का मौका दीजिए, किससे? लीगल प्रैक्टिशनर से। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए और अगर मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर दिया तो फर्दर डिटेन कीजिए, नहीं ऑथराइज किया तो आप उसको 24 घंटे के बाद रिलीज कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी अरेस्ट की हम ऊपर बात कर रहे थे, यह अगर किसी कोर्ट ने ही ऑर्डर किया है किसी को अरेस्ट करने का तो फिर तो मजिस्ट्रेट के पास जाने की बात ही नहीं उठती है, क्योंकि कोर्ट ने खुद कहा है अरेस्ट करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर से अरेस्ट हुआ है। तो 24 घंटे वाला कोई भी रूल या ऊपर जितने भी थे अधिकार वो कोई भी काम नहीं आएगा। सिविल अरेस्ट के मैटर में भी ऊपर कोई भी ये सारे कोई भी काम या कोई भी अधिकार उसको काम नहीं आएगा। और फर्दर अगर किसी को इनकम टैक्स पे नहीं करने के कारण अरेस्ट किया गया है तो उस केस में, मतलब सिविल मैटर में अगर अरेस्ट होता है कोई या कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू अरेस्ट होता है तो उसको कोई भी राइट नहीं मिलेगा, जो ऊपर 4 हमने बताए हैं। आगे देखते हैं। तो ये जो अरेस्ट था या ये जो अरेस्ट और डिटेंशन के बाद उसको अधिकार थे, यह इनेमी एलियन को अवेलेबल नहीं है। जो भी इनेमी एलियन है, मतलब जो ऐसी कंट्री जो हमारे साथ युद्ध की स्थिति में, उसके सिटीजन को यह अधिकार अवेलेबल नहीं होगा, उसको अवेलेबल नहीं होगा, एनिमी एलियन इनको नहीं अवेलेबल होगा। दूसरा, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसमें भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। हमने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के केस में अवेलेबल होगा, ना कि किसी और लॉ के केस में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अवेलेबल नहीं होगा और इनेमी एलियन के केस में भी अवेलेबल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में क्या है। कुछ सेफगार्ड तो होना चाहिए। अगर आप किसी को अरेस्ट कर लिए सिर्फ इसलिए कि वो ऐसा क्राइम इन फ्यूचर कर सकता है तो कुछ तो सेफगार्ड दीजिएगा। ऐसे तो अथॉरिटी उसको लंबे समय तक रख सकती है, जब तक मन में आए तब तक आप किसी को अरेस्ट करके रख लीजिए। तो उस केस में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस उससे रिलेटेड भी है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के केस में जो प्रोविजंस हैं उसमें सबसे पहला यह है कि आप मैक्सिमम किसी को 3 महीने अरेस्ट में रख सकते हैं, डिटेंशन में रख सकते हैं। कितने महीने तक? 3 महीने तक। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा रखना है, 3 मंथ से ज़्यादा रखना है, तो आपको एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? एडवाइजरी बोर्ड से। और अगर एडवाइजरी बोर्ड को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट कारण है, अगर सफिशिएंट कारण है कि उसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में रखना चाहिए तो आपको एडवाइजरी बोर्ड परमिट करेगी, फिर आप 3 महीने से ज़्यादा उसको डिटेंशन में रख सकते हैं। यहाँ यह जरूर ध्यान दीजिए कि जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो एक तरह से आपको जो ये परमिशन आ रहा है वो एक तरह से हाई कोर्ट लेवल से आ रहा है। एडवाइजरी बोर्ड जरूर है लेकिन उसमें जजेज कहाँ के हैं? तो हाई कोर्ट्स के हैं। तो इसलिए जो भी आप उसको डिटेन कर रहे हैं 3 महीने से ज़्यादा तो एडवाइजरी बोर्ड का परमिशन है, मतलब हाई कोर्ट के जजेज उसमें मेंबर हैं, उनका परमिशन है। दूसरा, इस केस में भी आपको डिटेंशन जिसका आप कर रहे हैं उसको ग्राउंड बताना होगा कि आपने उसे डिटेन क्यों किया है। ठीक है, तो आपको एक तो डिटेंशन जो कर रहे हैं तो उसको आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा, और दूसरा उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अपने डिटेंशन के खिलाफ। अगर किसी को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को आपको 2 अधिकार तो उसको दिए गए हैं। एक तो सबसे पहला जो सरकार पे लिमिटेशन है वह यही है, यह एक तरह से क्या है,
लिमिटेशन है। लिमिटेशन है यह किस पर? गवर्नमेंट पर, एजेंसी पर। और यह लिमिटेशन यह है कि आप 3 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रखेंगे। ज़्यादा रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड का परमिशन लीजिए, उसमें हाईकोर्ट के जजेज होंगे। और जो पर्सन है जिसको आप डिटेन कर रहे हैं उसको 2 अधिकार दिए गए हैं। पहला, उसको आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि आपने उसको डिटेन क्यों किया है, और दूसरा, उसको आपको रिप्रेजेंटेशन देने का मौका देना पड़ेगा कि वो अपने डिटेंशन के खिलाफ अपील कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे है कि जब डिटेंशन की बात हम कर रहे हैं तो डिटेंशन से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? तो दोनों बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ पार्लियामेंट को भी पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर है। लेकिन जहाँ बात आएगी डिफेंस की तो ये संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का। फॉरेन अफेयर्स यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया तीनों ही यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ऐसे भी नहीं है। तो ये पार्लियामेंट को स्पेशल पावर है इसके लिए, क्योंकि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। जो इससे रिलेटेड कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। अब अभी तक पार्लियामेंट ने कई सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाए हैं, उसमें से जो कुछ प्रमुख है उसको बस एक नज़र देख लीजिए, याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 ही था, 1950 में ही। दूसरा एक बहुत ही फेमस जो था वो था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, 1971, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में। ये इमरजेंसी से पहले जस्ट लगाया गया था। इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो रही थी, उसके ग्राउंड पे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा लगा दिया गया था। इसी तरह कॉफ़ी पोसा 1974 है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है, टेररिस्ट एंड डिप्रेशन डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट टाटा, बहुत कॉमन नाम आपने सुना होगा, टाटा था। उसके बाद पोटा 2002 में आया था, जब संसद पे अटैक हुआ था, जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उसके बाद पोटा एक्ट आया था। पार्लियामेंट अटैक के बाद पोटा एक्ट आया था। तो ये कुछ ऐसे डिटेंशन लॉज हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, जो पार्लियामेंट ने अब तक बनाए हैं। इसमें मेन ध्यान रखिएगा, इसका कई बार ईयर पूछ देता है, मीसा का, और दूसरा पोटा को ध्यान रखिएगा 2002 का। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री ने, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो दुनिया भर में है, किसी ने भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया है। इंडिया इकलौता ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बना रखा है। ठीक है। जबकि दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेटिक है वो नहीं है। हाँ, कोई ऑथोरिटेटिव कंट्री है, कोई तानाशाही देश है जहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा है या तानाशाह का शासन है, वहाँ पे इस तरह के प्रोविज़न है, क्योंकि वहाँ जब तानाशाह है तो उसके मनमर्जी से जो भी होना है होगा। वहाँ ऐसे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो वो चाहेगा उस तरह से कानून आएंगे, उसी तरह से सबको हिरासत में लेगा या डिटेन करेगा। लेकिन जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें कहीं भी इस तरह का प्रोविज़न, इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम के अंदर, ये था हमारा राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 से 22 तक के बीच का डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से, और इसमें जो भी ध्यान याद रखने वाली चीज़ें उसको अच्छे से याद रखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।